चलो ठीक है, तुमने रोमन रेंस को मारा तो मारा, उसके जूते उतार के चोर भी लिए और उसके बाद उसे किस भी कर रहे हो। ये तो कुछ अलग फैंटेसी लगी मुझे। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि समर स्लैम से पहले रॉ का आखिरी एपिसोड था। और प्रथा के अनुसार सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और एक बार ये चेक कर लेना कि आपने सब्सक्राइब बटन हिट किया या फिर नहीं, क्योंकि ये नाइंसाफी होगी अगर आप डेली चैनल पे आके वीडियोस देखते हो और अपने चैनल पर सब्सक्राइब का बटन हिट नहीं किया। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होगन की ट्रिब्यूट के साथ ही होती है। 10 बेल सल्यूट हमको यहाँ पे फिर से दिखता है और अगेन लोग इसी चीज के ऊपर नोटिस कर रहे थे कि किस सुपरस्टार की कैसा एक्सप्रेशन है। इस बात के बारे में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि भाई ये क्या ही लोग पता नहीं नोटिस कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है मेन इवेंट जे ऊसो के साथ, अपनी एंट्रेंस के साथ उन्होंने एक बार फिर से जो सारा समा है वो बांध दिया है। अब इससे पहले वो माइक पे कुछ बोलते लेडीज एंड जेंटलमैन हमको सुनाई देता है, और जिस जैसे उनको बूज हुई ना, मेरे को एकदम से वो वाला टाइम याद आया जब ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन साथ में होते थे और उस टाइम पे ऐसे ही पॉल हेमन आते थे और ऐसे ही लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते ही उनको बू सुनने को मिलती थी। पॉल हेमन कहते भी मेरा नाम कोई बू नहीं है, उसके बाद वो बोलते लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन करके उन्होंने बोला, और वो पहले ही क्लियर कर देते कि देख भाई जे ऊसो, मैं तेरी कोई भी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं आया, मैं मैन टू मैन, फॉर्मर ब्लड लाइन मेंबर टू फॉर्मर ब्लड लाइन मेंबर, ऐसे करके बात करने के लिए आया हूँ, दिल की बातें करने के लिए आया हूँ, फैमिली के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहते कहते वो रिंग में घुस रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिंग में घुसे उनको शायद ये समझ में आ गया कि जे ऊसो भाई ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं तेरी आंखों में देख रहा हूँ। वो कहते कहते पॉल हेमन वहां से सरक लेते हैं। तो ये जो डर है पॉल हेमन का वो देख के बहुत पसंद आया। वो कहते हैं कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि रोमन रेंस का जो इन्विटेशन है वो तूने एक्सेप्ट कर लिया है कि तू उसको ज्वाइन करेगा और टैग टीम मैच करने वाला है समर स्लैम में अगेंस्ट ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। कहते हैं तुझे पता है ना कि ये जो फैमिली है वो हमेशा तुझे नीचे ही लेके जाती है। जब तू छोटा था क्या तेरी मम्मी ने तुझे ये बताया था कि वो जो सांता क्लॉज है वो ट्री के नीचे गिफ्ट्स रखता है? तेरी मम्मी ने तेरे से झूठ बोला था। तो मतलब ये तो सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा, पॉल हेमन कहां से बात लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर वो बोलते हैं कि जे ऊसो की मम्मी नहीं, तुम सबकी मम्मियों ने तुमसे झूठ ही बोला था एक्सेप्ट माई ट्राइब। और उसके बाद वो उनके फादर के ऊपर आते हैं कि क्या तेरे फादर ने तुझे बोला था कि वो तुम्हें अपने से भी ज्यादा आइकॉनिक बड़ा फिगर बनते हुए देखना चाहते हैं? बोला था तो वो भी झूठ था। और उसके बाद ये सारी चीजें रोमन रेंस के ऊपर लेके आते हैं कि रोमन रेंस ने तेरे को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ कभी पिक किया ही नहीं था, उन्होंने पिक किया था, उसने पिक किया था सोलो सिकोवा को। और क्या कभी तुझे रोमन रेंस ने बोला कि वो अपने जैसा तुझे बड़ा देखना चाहता है, फेमस देखना चाहता है, फेम देखना चाहता है? अगर बोला भी था तो उसने भी तुझे झूठ ही बोला है। मैं बात तुझे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे पसंद करता हूं। और जो पॉल हेमन ने आज यीट करी है, कितने ही ज्यादा आप यीट्स आने वाले टाइम में सुन लो, इससे घटिया और इससे बेकार यीट कोई हो ही नहीं सकती। और पर्पसली पॉल हेमन ने ऐसा किया था। थोड़ा थोड़ा मुझे उनका वो जॉन सीना का जो उन्होंने थीम सॉन्ग हल्का सा गाया था ना वही रैम पे, वो भी याद आ गया। अब ये सब बोलने के बाद जे ऊसो का दिमाग भी फिरा हुआ है। और जे ऊसो से देखो मैं एक्सपेक्ट करता नहीं कभी भी कि वो प्रोमोज में कुछ बहुत अच्छा बोलेंगे, वैसे ही दो चार कुल मिला के घुमा फिरा के लाइन होती है उनके पास। वही उन्होंने बोला कि अपनी फैमिली के लिए खड़ा हूँ, ब्लड लाइन अभी भी मेरी रगों में दौड़ रही है, तो मुझे आके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप। सोचो ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही बोला, ऐसे ही बोला उन्होंने कि मतलब हर बार सेम तरीके से एक दो लाइन ही उनके पास है कि मैंने टाइटल जीत के प्रूव कर दिया, तू फैमिली की बात कर रहा है, तूने रोमन रेंस को स्क्रू किया, मुझे स्क्रू किया, और आज जो रॉ में होगा और जो समर स्लैम में होगा ये सारा जो है तेरी वजह से है। और उसके बाद उन्होंने बोला 4 लेटर्स करके वो बोलते हैं एंड देन 1 वर्ड ईट। ये सारा जो काम है अब क्राउड ने करना शुरू कर दिया। तो वो जो 2-4 चीजें थी उनके कैच फ्रेज के अंदर अब वो भी क्राउड के पास जा चुकी हैं। ये कोई पर्टिकुलर में जे ऊसो के बारे में ऐसे नहीं बोल रहा कि यार ये इसका कैरेक्टर ऐसा या कोई टारगेट करके, लेकिन आई थिंक अगर आप प्रोफेशनल रेसलिंग को थोड़ा पास से देखते होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जे ऊसो के कैरेक्टर में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है। और वो यहां से हमको सेगमेंट से पता चल गया। वैसे भी पॉल हेमन का प्रोमो बस ये एस्टैब्लिश करना चाह रहा था कि जे ऊसो ने गलती करी है रोमन रेंस को पिक करके। आई थिंक उसको इतना लंबा घसीटने की जरूरत नहीं थी, और इतना लंबा घसीट घसीट के मैं भी इसको इतना लंबा घसीट चुका हूं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज शो पर होती है बड़ी इंटरेस्टिंग थी भाई। एजे स्टाइल्स का मिक्स टैग टीम मैच था कायरी सेन आस्का के साथ। ये अगेंस्ट में जा रहे थे डोमिनिक रॉक्सैन और रकेल रोड्रिग्विस के। और वो क्या मस्त मूवमेंट था जब हॉट टैग मिला एजे स्टाइल्स को और उसके बाद उन्होंने लोग गर्दा उड़ा दिया। जो इनसेन एल्बो मारती है ना कायरी सेन, उन्होंने ऐसे उठा के उनको जो पीछे फेंका और उसके बाद वो टॉप रोप के ऊपर से जो जाती हैं, मस्त वाला स्पॉट था। उसके बाद एजे स्टाइल्स ने फिनोमिनल फोरआर्म भी लगा दिया और ये जो मैच है वो जीत जाते हैं। और यहाँ से एजे स्टाइल्स को देख के पता लगता है कि जब भी उनको स्पॉट पर डालोगे थोड़ा सा भी अटेंशन आती है तो ये बंदा
कर सकता है बहुत कमाल धमाल, और उन्होंने करके दिखाया भी है। मैं क्या ही बात बोल रहा हूँ। नेक्स्ट मैच आता है शो पर शेमस वर्सेस ग्रेसन वॉलर का। आज ग्रेसन वॉलर की जो फिजिक है वो काफी ज्यादा लीन लग रही थी, काफी ज्यादा डेफिनेशन उनकी मसल्स में नजर आ रही थी। मैच प्रोग्रेस करता है, 10 बीट्स वो बजाते हैं उनको, लेकिन रूसेव यहाँ पे आ गए। स्टिल ब्रू किक मार के वो मैच तो जीत जाते हैं, लेकिन रूसेव ने आके वो जो शलेले है पहले उससे तोड़ा, और उसके बाद एक्ोलेड अपना जो सबमिशन मूव है वो लगाया है, जो कि वो छोड़ते नहीं है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत अच्छे से पका रही है ये शेमस और रूसेव वाली फ्यूड, इस तरीके से जैसा इनको पकाना चाहिए। और मेरे ख्याल से आगे जाके किसी एक बहुत बड़े शो के लिए, मतलब किसी पीएलई के लिए, इनका फाइनल जो क्लैश है वो डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, क्लैश इन पेरिस या फिर क्लैश एट पेरिस के अंदर। तो वो पोटेंशियल लग रही है यहाँ पे। बैक स्टेज से एक छोटा सा सेगमेंट था, और डब्ल्यूडब्ल्यू शायद हमारे दिमाग में एक चीज डालना चाहते हैं इस सेगमेंट से। तो क्या होता है, ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन होते हैं साथ में। अब क्योंकि ब्रॉन्सन रीड और जे उसो का आज मेन इवेंट में मैच है, तो यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं कि सेथ रॉलिंस आउट है, तो हम कुछ नहीं है अब बिना हम एक ऐसा ग्रुप है जिसका कोई लीडर नहीं है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर निकल के आते हैं और वो कहते हैं कि आज से हम रिस्टोर करने वाले हैं सारी पावर और कंट्रोल, और मेरे पास एक प्लान है, ऐसा ब्रॉन ब्रेकर ने बोला। तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सेथ रॉलिंस के साइड होने की वजह से थोड़ा ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे से अटेंशन लेके आ पा रही है कि अब उनके कैरेक्टर के साथ क्या करना है, क्योंकि वरना सेथ रॉलिंस होते तो शायद उतना ज्यादा स्पॉट या फिर स्पेस मिल नहीं पाता ब्रॉन ब्रेकर को। यहां से ब्रॉन ब्रेकर अपने आप को खुद एक इंडिविजुअल के तौर पर भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि बहुत छोटी सी चीज है नोटिस करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि स्टोरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या बताना चाह रही है, क्योंकि इस फैक्शन को लेकर डेफिनेटली आगे बहुत बड़े बड़े प्लान्स है। तो यहां से वो इस चीज को थोड़ा सा स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। इसके बाद शो पर नेक्स्ट एक प्रोमो सेगमेंट आता है, लारा वाल्किरिया का बातें ही बोल रही होती है बेकी लिंच के बारे में। बेकी लिंच ने आके उसके बाद इंटरप्ट किया, और भाई क्या लात मारी है, क्या स्लाइड मारी है लारा वाल्किरिया ने। बेकी लिंच का म्यूजिक प्ले होता है, वो एंट्रेंस वो रैंप वाली जगह से तो नहीं आई, पीछे से वो निकल के आती है और कैंडो स्टिक उनके हाथ में थी, और लारा वाल्किरिया ने देख लिया और दोनों लातों से जो उनके सिर पे मारा, भाई वो बहुत जबरदस्त और जोर का ही लगा। वो तो ऐसा भी नहीं था कि कुछ वो प्रोटेक्ट भी कर पाती वहां पे बेकी लिंच को। उसके बाद कैंडो स्टिक से उन्होंने ही बेकी लिंच को मारना शुरू कर दिया, और हालात कुछ ऐसे बन गए बेकी लिंच के, लेकिन उनको वहां से फिर भाग नहीं पड़ जाता है। तो ये वाली फ्यूड पे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छे से बहुत बढ़िया काम किया है, काफी फ्रेश ये फीलिंग लेके आई। जब विमेंस डिवीजन बहुत बेकार सा मुझे लग रहा था, ये बेकी लिंच के आने की वजह से लारा वाल्किरिया वाला जो एंगल डाला था, पहली कोई इंटरेस्टिंग चीज लगी थी। अब देखो समर स्लैम में क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे इन्होंने एक इंप्लीकेशन, एक क्लॉज, एक स्टिपुलेशन भी डाल दी है कि अगर लारा वाल्किरिया इस बार हारी तो वो चैलेंज ही नहीं कर पाएंगी चैंपियनशिप के लिए जब तक वो बेकी लिंच के पास है। सैमी ज़ेन और कैरन क्रॉस का भी सेगमेंट था, और सैमी ज़ेन का तो दिमाग ही खराब हो गया। वो सिट डाउन इंटरव्यू में कोरी ग्रेव्स से भी ये बोल रहे थे, भाई बंदा क्या है ये, कौन से ट्रुथ, कौन सी सच्चाई की बात कर रहा है। कैरन क्रॉस उसके बाद आते भी हैं, स्टील पाइप उनके पास होता है, और वो यही बोल रहे होते हैं कि जब समर स्लैम में मैं तुझे हरा दूंगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं सही था। स्टील पाइप लेके सैमी ज़ेन बोलते हैं कि लेकिन अगर मैंने तुझे हरा दिया तो भैया देख ले, फिर तुझे समझना पड़ेगा कि तू ही गलत था, यू वर रॉन्ग, ऐसा करके वो बोल रहे होते हैं। तो ये पता नहीं सही गलत की कोई तो स्टोरी लाइन इनकी चल रही है, शुरू हो रही है। समर स्लैम के बाद भी क्या कंटिन्यू होगी वो इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत कैरन क्रॉस को इस वजह से टीवी पे फीचर होने का मौका मिल जा रहा है। इसके बाद एक 8 विमेन टैग टीम मैच आता है, और भाई इसमें भी क्या देखो, रेसलिंग मैच तो अपने आप में अलग चीज है, लेकिन ये जो मूवमेंट्स बनाते हैं, मैच था रिया रिप्ली, स्टेफनी वकेर, इयो स्काई एंड निकी बेला, और अगेंस्ट में थी नेओमी, सीक्रेट हर्विस और साथ में चेल्सी ग्रीन होते हैं। पहले तो निकी बेला को अच्छे से इस मैच में टाइम दिया है, जो कि ये बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी चाह रही है कि निकी बेला थोड़ा सा अपना, अगर थोड़ा बहुत तुम्हारा रिंग रस्ट है उसको तुम क्लियर करो, क्योंकि शायद तुम्हारे ऊपर हमारा अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। डेविल्स केस हम लोगों ने देखा, निकी एंड इयो स्काई ने अपना ये वाला जो मूवमेंट है वो भी किया, और उसके बाद पीछे से पाइपर ने मैंने उनको क्लोज लाइन मार के गिरा भी दिया था दोनों को ही। फिर यहाँ पे हमने देखा रिया रिप्ली को जिन्होंने रिपटाइड मारा, फिर चेल्सी ग्रीन ने एंड में जाके जो है स्टेफनी वकेर से फिनिशर खाया, और ये जो मैच है वो जीत जाते हैं। अच्छा लग रहा है कि ये सारे सुपरस्टार जो साथ में आ रहे हैं, और स्टिल वो जो इंटेंसिटी भी ये बना पा रहे हैं, जिससे बाद में बैक स्टेज जाकर रिया रिप्ली ने बोला, इयो स्काई को, इनके बीच में सेगमेंट होता है जब बोलती है कि यार मैं, तू मुझे कभी हरा ही नहीं सकती ऐसे करके। तो ये दोनों चीजें साथ में मैनेज करना मुश्किल होता है, बट किसी तरीके से देखो ये कर पा रहे हैं। इसके बाद शो पर मैच आता है एलडब्ल्यू वर्सेस जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। एक जो कोस्ट टू कोस्ट मारा ना भाई डेल टोरो ने, वो कितना ज्यादा, पहले तो उसके लिए तुमको कितना एथलेटिक होना पड़ता है, और उसके बाद इस तरीके से लैंड करना होता है कि इंपैक्टफुल दिखे भी और फिर लगे भी ना। तो वो चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट किया। एक एल ग्रांडे अमेरिकानो
गार्गानो आया और ड्रैगन ली भी आया, लेकिन एक और मास्क मैन भी आता है, पता नहीं इसकी क्या अलग स्टोरी है, क्या कौन ये कैरेक्टर होने वाला है। इसका फायदा उठाया फिन बैलर ने, coup de grace फिनिशर लगा के चैंपियनशिप यहाँ पे उन्होंने जो है वो रिटेन कर लिया। तो अभी तो वैसे चांस लग भी नहीं रहा था कि LW किसी तरीके से मैच जीतने वाले हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटेंस प्रोमो सेगमेंट आता है। सबसे पहले निकल के आते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर। बंदा जब आता है तो भाई एक शाही फीलिंग तो आ ही जाती है। देखो कि कुछ तो एक कोई ऐसा बंदा आया है जो अब ऐसी बातें बोलने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसको तुमको अटेंशन के साथ सुनना ही पड़ेगा। गुंथर रिंग में आते हैं, कहते हैं अरे भैया ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि लोग यहाँ पे CM पंक के भी चैंट लगा रहे होते हैं। कहते हैं लास्ट वीक मैंने कैसे जिस बंदे को तुम कहते हो कि ये बेस्ट ऑन माइक है उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने जिसे तुम वॉइस ऑफ वॉइसलेस बोलते हो उसे स्पीचलेस कर दिया। इसके बाद क्राउड जो है यू टैप्ड आउट के चैंट लगा रहा था। मुझे ये चैंट हर बार ही बहुत ज्यादा फनी लगता है, क्योंकि भाई वो कौन से जमाने की बात है और आज भी जाके वो गुंथर को जो है सुननी पड़ रही है। कहते हैं कि लास्ट वीक आई मेड CM पंक अंडरस्टैंड, यानी कि मैंने CM पंक को समझवाया, इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस, ऐसा करके वो बोल रहे होते हैं कि मैंने उसको यकीन कर ऐसे भरोसा मतलब उसको समझा दिया कि तू बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है, तो डिजर्व भी नहीं करता, तू कभी वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं बन पाएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंटली मैंने उसकी जबान बंद कर दी। जैसे ही उन्होंने बोला CM पंक का म्यूजिक हिट होता है, CM पंक निकल के आते हैं और CM पंक की बातें छोड़ो, जिस अग्रेशन और जिस पैशन और जिस एटीट्यूड के साथ CM पंक ने अपने प्रोमो की एक एक लाइन डिलीवर करी है, हर एक आने वाले उभरते हुए सितारे को जो WWE में एक सुपरस्टार बनना चाहता है, माइक पे अच्छा होना चाहता है, उसको CM पंक की लाइन सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं डिजर्व नहीं करता बेस्ट इन द वर्ल्ड अपने आप को बुलवाना, मैंने अर्न किया है अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉल करवाना। कहते हैं जिस तरीके से मेरे फेफड़ों को हवा की जरूरत है, जिस तरीके से ये मेरा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, मुझे जरूरत है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की इन लोगों के लिए भी, क्योंकि ये 10 साल से मेरे लिए चैंट करते हुए जा रहे हैं। तो वो जो अपने साथ क्राउड को लेके चलना है भाई, वो CM पंक को बहुत बेस्ट तरीके से आता है। इसके बाद गुंथर भी माइक पे कुछ तो बोल रहे होते हैं, भाई CM पंक ने पकड़ के माइक नीचे कर दिया। कहते हैं भाई रुक जा, मैंने अभी अपनी जो पूरी लाइन है, जो अपना पूरा सेंटेंस है उसको फिनिश नहीं किया है, तू मेरे लेवल पर ही नहीं है। सैटरडे नाइट्स को तुझे पता चल जाएगा कि क्या होता है मेरे लेवल पे आना, क्योंकि मैं तुझे हरा के वॉकआउट करूंगा वर्ल्ड चैंपियन, और फिर तुझे फाइनली पता चलेगा कि कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है जब तुम एक रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड के साथ रिंग में खड़े होते हो। और उसके बाद उन्होंने CM पंक, उसके बाद जो साथ में क्राउड बोल रहे होते हैं, गुंथर के चेहरे बिल्कुल ऐसे बन गए कि अरे यार लास्ट वीक तो मैंने बड़ा अपना जलवा दिखा दिया था, आज आके इस बंदे ने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर किसी फ्यूड को अच्छे से पकाना, बिल्ड करना और इंटेंस बनाना कैसे चाहिए, वो आपको गुंथर के लास्ट वीक के प्रोमो और CM पंक के इस प्रोमो से पता चल जाएगा। मेरे को तो बहुत मस्त और अच्छा लगा है देखने में। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था जे उसो और ब्रॉन्सन रीड का मैच। अब इस मैच में क्या हुआ, किसने स्पीयर किया, किसने हक किया, किसने कैसे पंचेस किए, ईट पंचेस, वो सब बारे में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन मुद्दा होता है जब रैंप से भागते हुए ब्रॉन ब्रेकर ने जे उसो को स्पीयर लगा दिया, तो डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड हो गया। इसके बाद दोनों जो है मॉन्स्टर मिलके मार रहे हैं जे उसो को, और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है रोमन रेंस का, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज के लिए पहले से एडवर्टाइज थे रोमन रेंस, तो थोड़ा ऐसे रिलैक्स मूड के साथ देख सकते थे कि भैया रोमन रेंस को तो आना ही है। रोमन रेंस अपनी एंट्रेंस करते हैं, लाउड OTC वाले चैंट थे पूरे शो पर, हर किसी के लिए रिएक्शन अलग, लेकिन रोमन रेंस की एंट्री पर जो पूरा क्राउड लाउड एंड इलेक्ट्रिक होता है, वो चीज बिल्कुल अलग से नोटिस हो जाती है। अब रोमन रेंस आते हैं, सबसे पहले उन्होंने पंच किया, क्लोज लाइन मार के ब्रॉन ब्रेकर को उन्होंने बाहर किया। आज उन्होंने फिर से समन ड्रॉप के लिए उठाने की कोशिश करी ब्रॉन्सन रीड को, लेकिन इस बार उठा नहीं भाई, तो रोमन रेंस शायद रेड बुल वगैरह पी के ज्यादा आए नहीं। उसके बाद उन्होंने रिंग पोस्ट पे पटक दिया, जे उसो को वो उठाते हैं, और अब दोनों बंदे रिंग के अंदर हैं। जे उसो ने सुपर किक किया ब्रॉन ब्रेकर को, और इधर से रोमन रेंस भी सुपरमैन पंच हिट करते हैं ब्रॉन्सन रीड को। अब इनका कुछ प्लान है कि जैसे कि ये इनके साथ कुछ करने वाले हैं, वो डबल स्पीयर वाला सीन होता है। कोई मुझे कह रहा था लास्ट वीडियो में, भैया लास्ट रिव्यू में, कि भैया आपने तो जे उसो के स्पीयर को हग नहीं बोला, तो भाई जब वो हग लगता है मैं तब उसको हग बोल देता हूँ, वो उस टाइम लगा नहीं था। अब इसके बाद इनका ऐसा ही कुछ प्लान होता है कि रिंग साइड पे ऐसे होते हैं कि जैसे दोनों ऐसे घूम के स्पीयर मारेंगे। उधर से भैया ब्रॉन्सन रीड ने जो रोका है जे उसो को, बिल्कुल ऐसे रोका कि वो टकरा के गिर गया ह्यूमन वॉल की तरह, और उधर ब्रॉन ब्रेकर ने भी उड़ा दिया रोमन रेंस को। और इसके बाद तो भाई दोनों बंदों को जो बुरी तरीके से उन्होंने मारा है। सबसे पहले जो ब्रॉन ब्रेकर हैं उन्होंने मारा जे उसो को स्पीयर, सुनामी पड़ती है जे उसो को, मुझे लगा शायद रोमन रेंस बचाने के लिए आ सकता है, लेकिन भाई वो नहीं आ पाया, उसके बस की नहीं हो पाई। ब्रॉन ब्रेकर एप्रन पे खड़े होते हैं, और जो एप्रन से वो सीधा जंप लगाते हैं कमेंट्री डेस्क के पास, वो उन्होंने किया, और उस पर जो रोमन रेंस भाई बुरी तरीके से गिरा वहां पे जाके, जो मस्त वाला रोमन रेंस ने सेल भी किया, वो भी देखने लायक था।
इसके बाद वो अनाउंसर डेस्क के ऊपर खड़े होते हैं, कंधों पर रोमन रेंस को लेके जाते हैं। एंड देन हमने ये भी देखा कि जो ब्रॉन्सन रीड है उन्होंने रोमन रेंस को सुनामी लगाई है। इतना परफेक्ट लग रहा था ना देखने में कि जिस तरीके से ये ब्रॉन्सन रीड की सुनामी को भी ये दिखा रहे हैं कि जब ये पड़ गई तो मतलब कि बंदा खत्म है। तो आप देख सकते हो कि दोनों बंदों को बुक कितने खतरनाक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो कहानी है यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद उन्होंने रोमन रेंस को बाहर फेंका है और बाहर फेंकने के बाद पता नहीं ब्रॉन ब्रेकर के चेहरे पर एक अलग ही भूत सा लग रहा था कि इसको क्या हो गया। जाते हैं वो भागते हुए बैरिकेड के बिल्कुल सामने रोमन रेंस और जे उसो दोनों खड़े होते हैं और दोनों को ही उन्होंने स्पीयर लगाया, 2 बैरिकेड उड़ा दिए, 2 बंदे उड़ा दिए। और उसके बाद भी रोमन रेंस ने बहुत खतरनाक यहाँ पे सेल किया कि जैसे कि पता नहीं उनके पेट में कोई ऑर्गन इधर उधर हिल गए हों। ब्रॉन्सन रीड ने एक बड़ा वियर्ड काम भी किया, उन्होंने जो जूते हैं रोमन रेंस के वो दोनों ही उतारे। उसके बाद वो उसको रिंग में लेके जाते हैं, जूतों को वो किस भी कर रहे हैं वहां पे, तो पता नहीं अलग ही इनका तो कुछ चल रहा है। ये उनका थोड़ा सा ऐसा कैरेक्टर में भी लेके आना चाहे तो एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। और पॉल हेमन के साथ जो है वो स्टैंड टॉल करते हैं। मैं इस वाले शो को 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा क्योंकि ना सिर्फ मेन इवेंट बल्कि उससे पहले भी जो चीजें हैं WWE ने काफी बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर करके बुक करी और जो काम कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को स्टैब्लिश करने का आज उसको बहुत ही परफेक्टली इन्होंने किया है। बाकी आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो भाई इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।